हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। तो अगर आप इस टॉपिक को समझेंगे तो हम कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को समझते आ रहे हैं। हमने देखा कि हाँ, रूरल अर्बन क्लासिफिकेशन जो है, मतलब रूरल अर्बन कंपोजिशन को हम समझ सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ रूरल पीपल एंड अर्बन पीपल। उसी तरह से रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे भी पॉपुलेशन का कंपोजिशन आपने समझा। अब लास्ट टॉपिक जो है वो आपको वर्किंग पॉपुलेशन का कंपोजिशन बताता है या फिर समझाता है कि पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, अब जो पूरी की पूरी आप पॉपुलेशन देखते हो देश में, तो कुछ क्या है, काम कर रहे हैं, कुछ बेरोजगार घूम रहे हैं। तो उस तरह से आपको कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन समझना है। अब देखो, इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन जब आप पढ़ते हो तो आपको इससे देश की इकोनॉमिक स्टेटस का भी एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, कंट्री में कितने लोग मतलब जैसे काम कर रहे हैं, तो हमें समझ में आता है कि हाँ, कंट्री में काम कर रहे हैं लोगों के पास जॉब है, अनएम्प्लॉयड नहीं घूम रहे हैं लोग। ठीक, वो चीज हमें क्लियर होती है यहां से। तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सेंसस में क्या किया गया है, पॉपुलेशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप कौन सा आपका, मेन वर्कर ग्रुप, दूसरा ग्रुप है मार्जिनल वर्कर और तीसरा है नॉन वर्कर। अब तीनों ग्रुप्स को अगर समझे तो मेन वर्कर कौन सा है, वो ग्रुप जो कम से कम 6 महीने काम कर रहा है, कम से कम 6 मतलब 6 महीने से ज्यादा भी काम कर सकता है, तो वो मेन वर्कर आ जाएगा। ठीक है, तो मेन वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 डेज और 6 मंथ्स इन अ ईयर। दूसरा है मार्जिनल वर्कर। तो मार्जिनल वर्कर कौन होंगे, तो मार्जिनल वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 डेज और 6 मंथ। ठीक है, लेस देन 183 डेज और 6 मंथ मतलब क्या है कि जो 6 महीने से कम काम करता है एक साल में। और नॉन वर्कर्स कौन होंगे, ठीक है, लेजेंड्स। तो नॉन वर्कर्स में कौन आ जाएंगे, पर्सन हु डू नॉट वर्क, जो काम ही नहीं कर रहा है वो क्या है, वो नॉन वर्कर की कैटेगरी में आ गया। तो मतलब आप सब नॉन वर्कर हो, आप सब नॉन वर्कर हो। थोड़ा सा और इस चीज पे ध्यान देते देखो। तो अगर आप चीजें समझेंगे ना, तो हम हर इंसान जो काम नहीं कर रहा है, जो घर में बैठ के पढ़ भी रहा है, उसको भी क्या नॉन वर्कर बोल देंगे? नहीं, क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया समझना। तो इन इंडिया दी प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स बोथ मेन एंड मार्जिनल, इन दोनों को प्लस कर दे अगर, तो वर्कर्स का प्रपोर्शन जो है इज ओनली 39.8%। 2011 के हिसाब से आप देखोगे तो वर्कर्स की जो प्रपोर्शन है टोटल कंपोजिशन में, पॉपुलेशन में, तो वो 39.8 ही है, लीविंग अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ अबाउट 60% एज नॉन वर्कर। लेकिन 60 और इस डेटा के हिसाब से अगर देखेंगे तो 60% पॉपुलेशन इंडिया की क्या है, नॉन वर्कर की कैटेगरी में आ गई। क्योंकि ये दोनों कैटेगरी अगर मिला दोगे, मेन वर्कर्स और मार्जिनल वर्कर्स, तो बचे ये नॉन वर्कर्स। तो 60% नॉन वर्कर्स बेरोजगार है क्या? देखो, इसमें क्या है, इसमें आपको एक चीज समझना होगा, एनालाइज करना होगा कि ये जो 60% है, इसमें डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी आ जाती है। मतलब जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिन्होंने काम करके खत्म कर दिया है, ठीक है, वो और बच्चे भी आ जाएंगे। तो आपको अभी वर्कर की कैटेगरी में गिना नहीं जाएगा ना। तो यहां पे सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन की बात की जा रही है। तो वर्किंग पॉपुलेशन जितनी भी है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, देयर इज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, फर्दर इंडिकेटिंग पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पीपल। तो ये जो 60% आपको दिख रहा है, तो 60% बेरोजगार नहीं है, इसमें से माइनस कर दो आप क्या, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन सी होती है, माइनस करेंगे अगर डिपेंडेंट पॉपुलेशन, तो बच्चों वाली और बुजुर्ग वाली। उसके बाद जो बचेंगे वो बेरोजगार कहलाएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। आगे समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन की कंपोजिशन आपको समझ में आ गई कि किस तरह से पॉपुलेशन जो है तो वर्कर्स, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स और नॉन वर्कर्स से कंपोज्ड होती है। परसेंटेज भी आपने देख लिया। अब ये जो परसेंटेज है ना, इसमें भी वेरिएशन है। इसमें कैसा वेरिएशन है, तो मॉडरेट वेरिएशन अबाउट 39.6% इन गोवा टू अबाउट 49.9% इन दमन एंड दीव। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है कि दमन एंड दीव वाला जो रीजन है, तो वहां पे 49.9% पॉपुलेशन काम कर रही है, वो वर्कर्स की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, वो प्रपोर्शन जो है, वो जो पॉपुलेशन का प्रपोर्शन है, उसमें कंपोजिशन कितना आ गया वर्कर्स का, 49 तक चले गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 50% हो गया। तो द स्टेट्स विथ लार्जर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स, अब ऐसे ही आप देखोगे तो कुछ स्टेट में मॉडरेट वेरिएशन है और कुछ स्टेट में आपको लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लार्जर परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। वो स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। तो यहाँ पे लार्जर वर्किंग पॉपुलेशन। देखो, अभी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे तो गए ही नहीं हम कि प्राइमरी सेक्टर में काम करेगी, सेकेंडरी में। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि काम कितने लोग कर रहे हैं, वर्कफोर्स कितनी है, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है। कुछ स्टेट्स में ज्यादा है वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन है, इसे समझो, एक पॉइंट है समझने वाला है क्या, कि द वर्क पार्टिसिपेशन रेट
tends to be higher in the areas of lower economic development since the number of manual workers are needed to perform the subsistence or near subsistence economic activities। क्या होता है ना कि वर्क पार्टिसिपेशन हाई कहां देखने को मिलेगा आपको, अधिकतर और लोअर लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले एरियाज में। अब वहां वर्क पार्टिसिपेशन हाई है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, इसीलिए क्या होता है कि वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। अब वो जो वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है तो ये गारंटीड नहीं कि सभी लोग वर्किंग पॉपुलेशन के हैं, उसके अंदर चाइल्ड लेबर जो है तो वो भी जुड़ जाएगा वो तो इसमें, ठीक है। लोग बुजुर्ग हो गए, रिटायरमेंट की एज आ गई, एजेड पॉपुलेशन हो गए, 59 प्लस हो गए, फिर भी काम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं है, तो लोगों को वहां अपने सब्सिस्टेंस के लिए और नियर सब्सिस्टेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का रेट हाई होना इस चीज का इंडिकेटर नहीं होता कि बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है। वो कभी कभी ये उसके अंदर छुपा हुआ ये भी रहता है कि लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इस कारण से वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन हाई है कि जिन लोगों को पढ़ना चाहिए था वो अपनी पढ़ाई छोड़कर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। समझ में आया पॉइंट? तो इस तरह से आपने क्या देख लिया, वेरिएशन जो है वर्कफोर्स पॉपुलेशन में, वर्किंग पॉपुलेशन में, उसमें आपने जो वेरिएशंस है प्रोपोर्शन में वो चीज को क्लियर किया, ठीक है। अब ये तो आपने देख लिया कि वर्किंग पॉपुलेशन का क्या सिनेरियो, क्या सीन है। अब अगर हम ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन की बात करते हैं तो ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन मतलब क्या है, एंगेजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, ठीक है, ट्रेड सर्विसेज और एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज। तो ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात आ जाती है कि आप काम तो कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो, सवाल ये है काम क्या कर रहे हो, मतलब कि आप प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हो, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे अगर आप जिसे देखोगे ना तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 2011 census has divided the working population of India into 4 major categories। 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो क्या है, कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स, ठीक है। ये चारों कैटेगरी ध्यान रखना है आपको। अब इसमें क्या है, कल्टीवेटर्स मतलब जिनकी खुद की खेती है वो खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स मतलब दूसरों के खेतों पे काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो होती है जो घर से चलाई जा सकती है, ठीक है। बड़े बिग इंडस्ट्रियल वेंचर्स की बात नहीं की जा रही, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात की जा रही, एंड अदर वर्कर्स। तो 4 तरह के वर्कर्स को, वर्किंग पॉपुलेशन को 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। तो यही क्या है, ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन को दर्शाता है कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वो देखा था हमने। ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन को अगर आप समझोगे यहाँ पे तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है तो उसको 4 मेजर कैटेगरीज में 2011 के सेंसस के हिसाब से इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो अब अगर ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन को हम समझते हैं, ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन क्या है ये समझ में आया, पहले बताओ, मन में हाँ बोलो, ठीक है, कि कौन किस तरह का काम कर रहा है, वो कल्टीवेटर है, एग्रीकल्चरल लेबर है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर है, ये चीज। अब अगर हम उस स्थिति को समझते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन समझो, शो अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर वर्कर कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो हमारी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि जो ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है, तो प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज में अगर जाएं तो अबाउट 54.6% ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी 39 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो उस टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का 54.6% जो है ना वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, कल्टीवेटर्स और एग्रीकल्चरल लेबरर की तरह, ठीक है। फिर क्या है, अब जो बचे हुए हैं हमारे 46% पॉपुलेशन है, तो उसमें से 3.8% पॉपुलेशन जो है तो वो क्या है, वो वर्कर है इंगेज इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। तो ये तीसरी कैटेगरी हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स आ गए। बाकी जितने भी बचे हैं 41.6%, तो आर अदर वर्कर्स इंक्लूडिंग इन नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर एंड अदर सर्विसेज। तो 41% पॉपुलेशन भी बड़ा एक शेयर जो है हमारा वो किसमें आ जाता है, तो नॉन एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी छोड़ दो और हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स को छोड़ दो, तो उसके अलावा जो अदर वर्कर्स की कैटेगरी है, ठीक है, तो नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हो गए, दूसरी सर्विसेज हो गई, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, तो वो सब किसमें आ जाते हैं, अदर वर्कर्स में आ जाते हैं। तो इस तरह से ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन भी क्या है हमारा, कि ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन ये दर्शाता है कि किस तरह से लोग कहां कहां क्या क्या काम कर रहे हैं। 2011 के हिसाब से जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर एज कल्टीवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स। अब दोनों में डिफरेंस है, कल्टीवेटर्स और एग्रीकल्चरल लेबरर्स में, वो भी बता दिया। खुद की खेती कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स काम कर रहे हैं खेतों में, ठीक है। ये एक जो आपको एक बार चार्ट दिया गया है, ठीक है,
इसे देखना, तो इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता है वो आपको, लेकिन ये चीज देखना, कल्टीवेटर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, अदर वर्कर्स हैं, तो उनका प्रोपोर्शन बताया गया है कि किस स्टेट में कितने हैं। तो उस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्टेट टू स्टेट एनालाइज कर सकते हो कि आपको स्पेशल वेरिएशन देखने को मिलेगा व्हेन इट कम्स टू दी वर्किंग पॉपुलेशन, कंसंट्रेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। तो हमारी जो पॉपुलेशन है, तो हर स्टेट में अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कैटेगरी में काम कर रहे हैं लोग। जैसे अगर आप देखेंगे दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे अदर वर्कर्स ज्यादा है, बाकी जो दूसरा आप देखोगे कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वो कम है। वही चीज अगर आप देखोगे कहां पे, वही चीज जैसे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में देख लो, ठीक है, या फिर पंजाब हरियाणा में चले जाओ, पंजाब हरियाणा में, तो आप पंजाब में चले गए आप, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो प्रपोर्शन है वो आपको प्राइमरी सेक्टर में कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में प्राइमरी सेक्टर में और उसके बाद में जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उनमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इसको एनालाइज करना, चिंतन मनन करना इस पे आराम से बैठ के। ठीक, अब अगर देखो बीच में आप बोलोगे ये टॉपिक कहां से आ गया, एक टॉपिक और आया, तो आपने देख लिया कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अगर आपको ध्यान है तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक में हमने एक कंसेप्ट आपको बताया था, एज सेक्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मतलब एज सेक्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में दर्शाया जाता है कि ऑक्यूपेशन तो सब कर रहे हैं, ठीक है, वो वर्कफोर्स जो है आपकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें मेल फीमेल का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप सेक्स एज एन एट्रीब्यूट को भी लिया है ना, तो मेल फीमेल का वर्किंग पॉपुलेशन में क्या कंपोजिशन है। तो आप यहां, अब जैसे मैंने पूछा है आपके मन में जवाब आ गया होगा कि मेल का हमेशा डोमिनेशन ही रहने वाला है वर्किंग पॉपुलेशन में। वर्किंग पॉपुलेशन में मेल का डोमिनेशन है, सही गेस किया आपने। कारण क्या हो सकता है, कारण ये हो सकता है कि सोसाइटी का नेचर जो है वो पेट्रियार्कल है। सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो वो जो पूरे एसोसिएटेड इश्यूज निकल के आ जाते हैं जब हम इसी वर्किंग पॉपुलेशन के कंपैरिजन को जेंडर और मतलब जो एज सेक्स स्ट्रक्चर जो है उस पर तोलते हैं। तो ठीक है, तो यहां पे आपको चीजें समझना है कुछ, जैसे क्या है प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिविटी, ये जो नई बुक है, पुरानी बुक्स में शायद होगा भी नहीं ये टॉपिक। ठीक है, तो नई बुक्स में आपको ये टॉपिक मिलेगा, इससे थोड़ा सा इस पर थोड़ा नजर लगाओ। तो प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिविटी थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोशल कैंपेन। अब देखो यहां एक डिबेट है, ये डिबेट शायद आपने क्लास 11th में भी पढ़ी है पॉलिटिकल साइंस में, फिर से एक बार बता रहा हूं और छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो। एज और मतलब सेक्स और जेंडर के बीच में जो डिबेट है, सेक्स क्या होता है ना, नेचुरल बायोलॉजिकल है। सेक्स नेचुरल बायोलॉजिकल कैसा है कि हाँ कोई मेल पैदा हो रहा है, कोई फीमेल पैदा हो रहा है, कोई ट्रांसजेंडर पैदा हो रहा है, ठीक है, तो वो नेचुरल बायोलॉजिकल आपका सेक्स है वो, ठीक है। लेकिन जेंडर जो होता है ना वो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट कैसे होता है कि लड़की पैदा हुई है इसका मतलब ये नहीं कि उसको गुलाबी कलर ही पसंद आएगा, लड़का पैदा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि इसको टॉयज में हमें गन ही देना है, आए समझ में। तो इस तरह से क्या है, लड़की को टॉयज देने जाओगे तो वो किचन का जो किचन सेट रहता है वो ले जाके दोगे, ये क्या है, ये आप जेंडर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो कि विमेन जो है तो विमेन काम नहीं करेगी। वर्किंग पॉपुलेशन जो तो वर्किंग पॉपुलेशन में मेल को ही रहना चाहिए, क्योंकि पब्लिक स्फीयर जो है मेल के लिए, प्राइवेट स्फीयर फीमेल के लिए है। तो इस तरह से ये जो डिबेट है, ठीक है, सेक्स और जेंडर के लेके, तो सेक्स बायोलॉजिकल नेचुरल कंसेप्ट हो जाता है, लेकिन जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। और ये जो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है ना, इसका कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो कंसिक्वेंटली दीज बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिकम द बेसिस ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस का हवाला देते हुए जब आप सोशल डिस्क्रिमिनेशन करते हो ना, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है पता है, उसके चलते हुए जो सोशल डिफरेंशिएशन होता है उससे डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन से एक्सक्लूजन होता है, और वो जो एक्सक्लूजन हो रहा है उसी कारण से हम क्या देखते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें विमेन का कंपोजिशन बहुत कम आता है। विमेन जो है तो विमेन को क्या कर दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है। अगर विमेन काम भी कर रही है तो उनके काम को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, लेस पेड होती है, इक्वल पे नहीं होता है, ये समस्याएं रहती है, ठीक है, ये समस्याएं रहती है। तो इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए दिस हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो उसने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया when it mentioned that if development, ठीक है, what a wonderful line, if development is not engendered it is endangered, ठीक है। अगर आप डेवलपमेंट को एनजेंडर्ड नहीं करोगे, मतलब जेंडर से नहीं, जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं करोगे डेवलपमेंट में, मतलब डेवलपमेंट में मेल और फीमेल दोनों का अगर पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं करोगे, वो जो वर्किंग पॉपुलेशन के कंपोजिशन की बात करो तो उसमें भी कंपोजिशन मेल फीमेल दोनों का होना चाहिए। अगर वो नहीं करोगे तो क्या है, डेवलपमेंट इज एंडेंजर्ड, तो वो डेवलपमेंट किसी काम का नहीं है। आगे समझ में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी 1995 बहुत पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया था, 25 साल से ऊपर हो गए इस चीज को। लेकिन फिर भी आज हम क्या देख रहे हैं कि आज फिर भी डिस्क्रिमिनेशन इन जनरल और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो परसिस्ट करता है। लेकिन ये जो चीज है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हो, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन पर्टिकुलर इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब अगर जैसे आप देखोगे ना तो सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, उस चीज को एम्फेसाइज करते हुए मतलब उसी पर्सपेक्टिव से टॉपिक लगाया गया है बीच में आपके, क्या कि उस चीज पे फोकस करते हुए सॉल्यूशन निकालने की
सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑल एफर्ट्स, ठीक है, ऑल एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू एड्रेस द डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन। अब हम देख रहे हैं ना कि क्योंकि सोसाइटी पेट्रियार्कल है, तो वो जो वर्किंग पॉपुलेशन में कंपोजिशन है वो तो बहुत लेट में बात आएगी। स्टार्टिंग से ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, स्टार्टिंग से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो क्या ऑल एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू एड्रेस द डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, political representation, low wages for similar type of work, disregard to their entitlement of live a dignified life, etc. तो ये सारे जो समस्याएं हैं, इन सारे समस्याओं को एड्रेस करने की जरूरत है, ठीक है। ये सारी समस्याएं विमेन फेस कर रही है, क्योंकि आप देखोगे कि वो जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, उस बायोलॉजिकल से कैसे सोशल डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन, सारी चीजें एक के बाद एक होते जा रही है। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए, इन सारे इश्यूज को कंसिडर करते हुए एक एप्रोप्रिएट स्टेप लेने की जरूरत है, ठीक है। तो सोसाइटी विच फेल्स टू एक्नॉलेज एंड टेक इफेक्टिव मेजर्स टू रिमूव सच डिस्क्रिमिनेशंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिविलाइज्ड वन। और एक ऐसा समाज जहां पे इन मुद्दों पे डिस्कशन नहीं होता है, जहां पे इन मुद्दों को सीरियसली नहीं लिया जाता, तो वो एक समाज सिविलाइज्ड, एक विकसित समाज होगा ही नहीं। इसके लिए इन इश्यूज को हमें एड्रेस करना होगा, और गवर्नमेंट ने इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए और सोल्यूशन निकालने के लिए क्या प्लान लेके आई है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ड्यूली एक्नॉलेज्ड द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ दीज discriminations and launched a nationwide campaign called बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम जो है, तो गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट इस पर्सपेक्टिव के साथ में इस प्रोग्राम को लाई है कि जो सारी समस्याएं हमने देखी हैं सोसाइटी के पेट्रियार्कल होने से आती है, उनका सोल्यूशन ये है कि आप रूट लेवल पे क्या करोगे कि विमेन को एम्पावर करोगे। तो वो क्या होगा कि एक बार आप इंसान को एम्पावर कर दो ना, तो अपने हक की लड़ाई वो खुद लड़ लेता है। तो वो एम्पावरमेंट पे फोकस करते हुए सबसे पहले तो क्या, जैसे आप देखते हो कि बेटियां पैदा ही नहीं हो पाती, ठीक है, तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पैदा हुई है तो उसे पढ़ाया जाए ताकि वो सशक्त हो अपने पैरों पर खड़ी रह सके, ठीक है। तो वो चीज है। अब अगर वर्किंग पॉपुलेशन में उनके कंपोजिशन की हम बात करें, तो एज फार एज द ऑक्यूपेशन ऑफ कंट्रीज मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड, मेल वर्कर्स आउटनंबर फीमेल वर्कर इन ऑल द 3 सेक्टर्स, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। यही कारण, इस कारण से हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि मेल वर्कर जो है वो फीमेल वर्कर को तीनों सेक्टर्स में आउट नंबर कर दे रहे हैं, ठीक है। तीनों सेक्टर्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, मेल का डोमिनेशन ज्यादा है, तो कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज मोर। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या है, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जैसे अगर आप देखोगे तो सारे प्रोग्राम्स अपलिफ्टमेंट की बात की जाती है। खैर यहाँ पे अगर हम ज्योग्राफिकली जाएं तो आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग और एक और कंपोजिशन का डेटा बताता हूं कि तीनों सेक्टर में मेल जो है आउट नंबर कर रहे हैं फीमेल को, ठीक है। ये जो आपका बॉक्स है इसे देखिएगा आप, तो आपको समझ में आएगा कि प्राइमरी हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीनों सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स जो है 54.6, 3.8, 41.6 है। अब इसमें मेल और फीमेल का आप कंपोजिशन देखोगे तो तीनों ही सेक्टर में मेल जो है डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन फीमेल जो है, तो फीमेल प्राइमरी सेक्टर में एक टफ कंपटीशन देती है, ठीक है। फीमेल जो है प्राइमरी सेक्टर में, तो द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इज रिलेटिवली हाई इन प्राइमरी सेक्टर, तो फीमेल वर्कर का जो पार्टिसिपेशन नंबर है तो वो रिलेटिवली हाई है। दो इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन सम इंप्रूवमेंट इन वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर आल्सो, लेकिन समय के साथ में क्या है कि आपको इंप्रूवमेंट सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में भी देखने को मिला है विमेन पार्टिसिपेशन का। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, सोचो तो पिछले कुछ सालों में, जैसे 2 दशक की अगर हम बात करें, 2 डिकेड्स की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या है कि जो एजुकेशन हुआ है, जो अवेयरनेस फैली, तो उससे कहीं ना कहीं विमेन भी क्या हो रही हैं, अब अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर कर पा रही है। और खास करके अर्बन एरियाज में आपको देखने को मिलेगा कि विमेन्स आर अ पार्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। फाइन, अब हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें अगर इन जनरल, तो कंपोजिशन समझ आया वर्किंग पॉपुलेशन का, वर्किंग पॉपुलेशन के कंपोजिशन में भी अंदर जो डिबेट है मेल फीमेल की वो समझ आई। अब अगर हम बात करते हैं कि शिफ्ट इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये किस किस ऑक्यूपेशनल सेक्टर में एंगेज है वो भी देख लिया हमने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, मतलब कल्टीवेटर्स के फॉर्म में देख लिया हमने, ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबर्स के फॉर्म में देख लिया, हाउस होल्ड वर्कर्स के और अदर वर्कर्स के फॉर्म में। तो अब क्या है, यहां पे भी एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि जो परसेंटेज आपको अभी कहां देखने को मिल रहा है कि 54.6 पॉपुलेशन का जो शेयर है वो किसमें जुड़ा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर में जुड़ा हुआ है, कल्टीवेटर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स की तरह। तो वो भी क्या है, वो बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है। किधर बढ़ रहा है, तो अब वो सेकेंडरी टर्शियरी में बढ़ रहा है, ठीक है। तो अदर वर्कर्स जो है, हाउस होल्ड वर्कर्स जो है, उनका शेयर बढ़ रहा है, वही चीज दर्शाते देखो। तो दी प्रपोर्शन ऑफ वर्कर इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज शोन अ डिक्लाइन ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। तो जैसे 2001 में 58% पॉपुलेशन जो थी वो किस में काम कर रही थी, वर्कर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे वर्कर्स, लेकिन अब वो कितने पे आ गया, 54.6 पे आ गया 2011 में। 2021 के सेंसस को देखोगे तो और नीचे आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से पॉपुलेशन जो है वो शिफ्ट देखने को मिल रहा है हमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, डिक्लाइन देखने को मिल रहा है जो कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन का सेक्टर है उसमें,
ठीक है। तो कंसिक्वेंटली दी पार्टिसिपेशन रेट इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर हैज रजिस्टर्ड एन इंक्रीज, मतलब ऐसा नहीं कि इन लोगों ने काम छोड़ दिया है, इन्होंने अपने काम स्विच कर लिया है, शिफ्ट कर लिया है। तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, शिफ्ट देखने को मिलेगा। मेरे पिताजी किसान हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब जो आगे जनरेशन आई तो वो किधर चले गई, सेकेंडरी टर्शियरी में चले गई। तो ऐसा शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। दिस इंडिकेट्स अ शिफ्ट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशंस टू नॉन फार्म बेस्ड वंस, ठीक है। तो आपको ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है ना कि अब फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन से नॉन फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन पे शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। इंडिकेटिंग अ सेक्टोरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलता है, आप कंट्री की इकोनॉमी में देखोगे तो आपको एक सेक्टोरल शिफ्ट देखने को मिलेगा कि प्राइमरी से लोग हटते जा रहे हैं, सेकेंडरी टर्शियरी में लोग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे द स्पेशल वेरिएशन ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन रेट इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द कंट्री इज वेरी वाइड, ठीक है। अपेंडिक्स दिया हुआ है बुक में, पीछे देखना, तो आपको स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलेगा। किस चीज का, मतलब कि ओवर द स्पेस कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से वर्क पार्टिसिपेशन रेट है, ठीक है। तो जैसे जो स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड हैव वेरी लार्ज शेयर ऑफ कल्टीवेटर्स। तो यहां पे क्या है, जो हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो शिफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी समझो, क्या कि हिमाचल प्रदेश, नागालैंड ऐसे एरिया जहां पे कल्टीवेटर्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है, खुद के खेतों पे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे आप देखोगे तो ऑन द अदर हैंड स्टेट्स लाइक बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो यहां पे एग्रीकल्चरल लेबरर्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है, ठीक है। यहां पे एग्रीकल्चरल लेबरर्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है। दी हाईली अर्बनाइज्ड एरिया लाइक दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी हैव अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स बीइंग एंगेज्ड इन अदर सर्विसेज। और अगर आप जैसे देखोगे तो जो अर्बनाइज सेंटर्स है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, तो यहां पे आपको प्राइमरी सेक्टर में लोग काम करते कम दिखेंगे। यहां का स्पेशल वेरिएशन कैसा है कि यहां लोग अदर वर्कर्स की कैटेगरी में ज्यादा आ गए, मतलब वो सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में काम ज्यादा कर रहे हैं। तो इस तरह से वी डू हैव स्पेशल वेरिएशन ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन रेट इन डिफरेंट सेक्टर्स इन कंट्री इज वेरी वाइड। तो वो भी आपको डिफरेंस देखने को मिल गया। आया समझ में? इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई है, चैप्टर आपने अच्छे से एंजॉय किया है, सारे कंसेप्ट समझ में आए। अभी भी कहीं कुछ रह गया है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं जवाब दूंगा, नहीं तो कोई और दे देगा। तो इस तरह से क्या है कि हम एक कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग को आगे बढ़ा सकते हैं। चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या है देखिए, तो आपको चैप्टर जरूर पढ़ना है, एक बार रीडअप जरूर लेना, अपेंडिक्स जो है तो उन्हें देखना है, उन्हें एनालाइज करना, थोड़ा चिंतन मनन करना। तो उससे क्या रहेगा कि आपको एक आइडिया लगेगा। वो जो फैक्ट्स दिए एग्जाम में फैक्ट्स नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एक कंपैरेटिव स्टडी डेवलप कर पाओगे, वो फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ, स्वाहा। नेक्स्ट वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 जो है माइग्रेशन से जुड़ा हुआ है, उसे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।